अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मजाक कहें या मिसाक कहें, मफाद परस्तों का टोला कहें या पीडीएम इत्तेहाद कहें, ख़ानदानी बादशाहत कहें या जमहूरियत कहें, आइन शिकन कहें या फिर आइन परस्त कहें, अपनी चोरी बचाने की कोशिश कहें या आवाम का दर्द कहें, ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि बयानिए की इस जंग ने पूरी कौम को तकसीम कर दिया है। हर किसी का अपना सच है और अपना झूठ है। इल्ज़ाम तराशी की ऐसी सियासत में एक मरतबा फिर मुल्क में हकीकी आइनी और जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए पीडीएम की जमातों के दरमियान एक नया मिसाक बनाने पर इत्तफाक हुआ है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में पीडीएम की आला क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने यह बताया कि 13 नवंबर को स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में तमाम जो जमातें हैं पीडीएम में ये मिसाक के लिए तजावीज़ देंगी। फिर 14 नवंबर को पीडीएम की सरबराही के इजलास में एक मुतफ़िका मिसाक तय किया जाएगा, जबकि इससे पहले 20 सितंबर को पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद एहतजाजी तहरीक के रोड मैप के साथ 26 नुकात पर मुश्तमिल एक मुतफ़िका करारदाद भी बाकायदा तौर पर पढ़कर सुनाई गई थी। इन 27 नुकात में मुल्क को जो दरपेश मसाइल थे उनका अहाता किया गया था, मगर सवाल ये है कि 26 निकात पर मुश्तमिल एलामिये के बावजूद आखिर क्यों अपोजिशन को एक नया मिसाक तैयार करने की ज़रूरत पेश आ रही है। इस नए मिसाक के खदोखाल क्या होंगे, अमल दरामद कौन करवाएगा, क्योंकि हमें याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ के दरमियान भी 2006 में जो मिसाक जमहूरियत हुआ था इस पर तो अमल दरामद नहीं हो सका। अब दोनों तरफ से इसकी खिलाफ वर्जियाँ की गई। दोनों अपोजिशन जमातों ने अपने ही बनाए हुए मिसाक जमहूरियत की मुतअद्दिद मरतबा हम सब जानते हैं कि नफ़ी की थी। अगर मुस्लिम लीग नून के कायद के बयानी की अब बात करें तो एक तरफ नवाज शरीफ मुल्क की आला तरीन अस्करी क़यादत का नाम लेकर इदारों को मतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि जब उन्होंने गुजरांवाला के जलसे के दौरान नवाज शरीफ की तकरीर में बराह रास्त अस्करी क़यादत के नाम सुने तो उन्हें धचका लगा। बिलावल भुट्टो के मुताबिक पीडीएम के एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने आर्मी चीफ और डीजी ISI का नाम नहीं लिया था। APC में यह बहस ज़रूर हुई थी कि इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारे पर लगाना चाहिए या पूरी इस्टेब्लिशमेंट पर लगाना चाहिए, और इस पर इत्तफाक हुआ था कि किसी एक इदारे का नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। बिलावल भुट्टो के इस बयान को मियां नवाज शरीफ के बयान से अलहदगी इख्तियार करने की एक हिकमत अमली भी जो है ना वो कहा जा रहा है, मगर गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि किसी का नाम लेने या ना लेने का कोई मसला नहीं है। सब जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से आखिर मुराद क्या है, कौन है। किसी ने सराहत से कह दिया और किसी ने सराहत से नहीं कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि हम इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर सियासतदानों में एक शख्स का नाम लिया जा सकता है, वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत का नाम लिया जा सकता है, तो फिर किसी इदारे का या फ़र्द का नाम भी लिया जा सकता है। कोई जुर्म की बात नहीं है ये। लेकिन हम इस हवाले से हकीकत पसंदी की तरफ जाना चाहते हैं तो बाज़ लोग लिहाज रखते हैं और बाज़ लोग हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हैं। असल में उन्होंने कहा कि कोई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया पीडीएम की क़यादत के लिए तो काबिल कबूल हो सकता है, मगर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बलोच और साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी पार्टी कायद के बयानी के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद करते हुए मुस्लिम लीग नून से अलहदा हो चुके हैं। नवाज शरीफ के इसी बयानियों को वज़ीर आज़म फ़ौज को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम लगाकर बड़े बड़े जलसों से खिताब कर रहे हैं। ये बयानियाँ अपना रहे हैं वो, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज़ गिलगित बल्तिस्तान में अपनी अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म और हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। मैं इस पर बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आसिफ करमानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ करमानी साहब आपका। आसिफ करमानी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जब पीडीएम की तरफ से 26 नुकात पर मुश्तमिल एलामिया या करारदाद उसको कह दें, उसके होते हुए आप लोगों को नया मिसाक बनाने की अपोजिशन जमातों की क्यों ज़रूरत पेश आई? पहले तो उन 26 नुकात पर अमल दरामद होना चाहिए था जो एक बयानिया लेकर आवाम के सामने आप लोग जा रहे थे। नया मिसाक बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि
कोई नई चीज हम ऐसी नहीं बनाने जा रहे जिससे कि कोई परेशानी हो किसी को। जाहिर है जो मुल्क के हालात जा रहे हैं और इस मुल्क के हालात दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को इंसान दोबारा रिव्यू करता है, रिविजिट करता है, कुछ लोग चीज़ों को ऐड करता है मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए। अगर कोई ऐसा भी होने जा रहा है तो इसमें मुज़ायका कोई नहीं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो एपीसी का जो एजेंडा है, जो 26 पॉइंट एजेंडा, वो इंशाअल्लाह ताला उसी पर अमल दरामद होगा इन लेटर एंड स्पिरिट। क्या नए मिसाक पे सिर्फ ये तय होना है कि जो तनकीद है या जो मुस्लिम लीग नून बयानियां लेकर चल रही है या जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी किया है, या अपोजिशन जमातों को है कि इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद, इदारों पर तनकीद और फौजी सरबराहान पर तनकीद, क्या इस पर अब तय होना बाकी है कि नाम लेना है या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट कहना है या सिर्फ इदारे को टारगेट करना है या शख्सियात को टारगेट करना है? देखिए ये आप इसको नया मिसाक का पता नहीं किसने नाम दे दिया। हालांकि ये एक जितनी भी मीटिंग्स होती हैं ये फॉलो अप मीटिंग्स होती हैं। ये जो पहली एपीसी हुई उसके बाद कई मीटिंग्स हुई हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी होती हैं, मरकजी लेवल पे भी होती हैं, एक फॉलो अप मीटिंग्स होती हैं। और इसमें डे टू डे, जैसे मैंने अर्ज किया, सूरत हाल का जायजा लिया जाता है और इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। जहां तक आप कह रहे हैं ये जो बात इस्टेब्लिशमेंट की, देखिए मैंने कल भी एक जगह बात की थी कि कोई इसको इस्टेब्लिशमेंट कह रहा है। अब मियां साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने खुल के एक वो बात कर दी और नाम ले लिए। अब ऐसे ही आप कान को इस हाथ से पकड़ लें या घुमा के पकड़ लें, बाकी भी लोग लफ्ज एस्टेब्लिशमेंट तो है। आप मुझे बताइए एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है? एस्टेब्लिशमेंट का वही मतलब है जो कि नवाज शरीफ साहब ने बात की और जिसका 26 नुकाती जो एजेंडा है, पॉइंट जो है एपीसी का, उसमें तमाम ये चीजें दर्ज हैं। अब आप उसको चाहे एस्टेब्लिशमेंट कह लें, चाहे उसको जैसे नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन आखिर इसमें कुछ कंफ्यूजन थी तो कल के इजलास में सब डिस्कस हुआ ना, नाम लेना है नहीं लेना। फिर बिलावल भुट्टो ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, आखिर कुछ कंफ्यूजन थी तो डिस्कस हुआ और मौलाना ने कैटेगोरिकली बाहर आकर ये बात की। बिलावल साहब ने भी इस बारे में उन्होंने जो बात की उसको ट्विस्ट किया जा रहा है। मैं बिलावल साहब की तर्जुमानी नहीं कर रहा, लेकिन जहां तक मैं समझाऊं, और कमरुज़्ज़मान कारा साहब ने वजाहत भी की है कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है ज़ाहिर उनके लिए एक सरप्राइज थी और उन्होंने ये कहा कि उनके पास शवाहिद होंगे। तो ज़ाहिर है मियां साहब ने जो बात की है अपने तजर्बे मुशाहिदे की बुनियाद पे की। और कल ही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो बड़ा क्लियर कर दिया जब उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया कि जी ये नाम लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। जब आप सदर का नाम ले सकते हैं, वजीर आजम का नाम ले सकते हैं, तो इसी तरह बाकी ओहदेदारों का भी नाम लिया जा सकता है। असल जो इशू है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। असल इशू ये है कि कहा क्या जा रहा है, बात क्या की जा रही है। नवाज शरीफ क्या बात कह रहे हैं? नवाज शरीफ ये कह रहा है कि इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, वोट को इज्जत मिलनी चाहिए और तमाम इदारे जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, चाहे वो फौज का इदारा है, वो अदलिया का इदारा है, वो पार्लियामेंट है, कोई भी इदारा है, जितने भी मुल्क के इदारे हैं, उनको तमाम को आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। और इस बात पर पीडीएम की तमाम जमातें मुत्तफिक हैं और 26 जो पॉइंट एजेंडा है अगर ये बयानिया दुरुस्त है कि ये वाकई आइन और कानून की बालादस्ती की बात है, तो आपकी जमात के जो लोग तनकीद करके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, रिसेंटली मिसाल है जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच की, सनाउल्लाह ज़हरी की, फिर वो क्या उनके नजदीक ये बयानिया दुरुस्त नहीं है या वो नहीं चाहते कि आइन और कानून की बालादस्ती हो? देखिए अगर तो ये तो उन्होंने एक बहाना बना लिया ना, असल तो मसला कुर्सी का है। अगर ये मसला बयानिया का होता तो फिर कादिर बलोच को और सनाउल्लाह ज़हरी साहब को 2 महीने 3 महीने पहले छोड़ देनी चाहिए थी ये बात, चूंकि नवाज शरीफ साहब का, और उससे भी पहले छोड़ देनी चाहिए थी पार्टी। असल मसला ये नहीं है। फिर ये दोनों हजरात वहां आते हैं कोयटा, मरियम नवाज शरीफ का इस्तकबाल करते हैं एयरपोर्ट पर, ये उनकी गाड़ी ड्राइव करते हैं, सनाउल्लाह ज़हरी साहब पीछे कादिर बलोच साहब बैठते हैं, फिर उनके कमरे में जाके ये दोनों एक सेकंड फिर ये चादर चढ़ाते हैं, उन्हें चादर पहनाते हैं। लेकिन मसला क्या हुआ, चूंकि सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब की और सरदार अख्तल मेंगल साहब की आपस में कशीदगी है तल्लुकात की, उनके पर्चे एक दूसरे पे बने हुए हैं बड़े अरसे से,
तो वहां जो पीडीएम के और मुस्लिम लीग नून के कायदीन थे, उनका यह फैसला था कि कोई अनप्लेजेंट, नाखुशगवार सूरत हाल पैदा ना हो, इसलिए एक बड़े मकसद की खातिर उनको वहां स्टेज पर नहीं बुलाया गया। जहां तक सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब का ताल्लुक है, वो एक ठीक है, उनका एक ट्राइब है, वो एक चीफ है, सब कुछ है। लेकिन सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी जब खड़े होने का मौका आया था बलोचिस्तान में और उनको ये मैसेज कन्वे किया गया कि जी आप खड़े रहें, डटे रहें, जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था तो उस वक्त तो वो रिजाइन कर गए, वो खड़े ही ना रहे, उन्होंने मुकाबला नहीं किया। लेकिन खैर उस बात को छोड़ें, ये जो मसला है कादिर बलोच साहब का, कादिर बलोच साहब को बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है कि उनके जाने से मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी पार्टी है, ये एक समंदर है, इसमें से एक कतरा निकल भी जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला फर्क नहीं पड़ेगा। आज पूरी कौम पार्टी जौन सी है वो नवाज शरीफ साहब के बयानी के साथ मुत्तहिद और मजबूत और इत्तफाक के साथ खड़ी है। जी बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ किरमानी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया वफाकी वजीर बाय एंटी नारकोटिक्स आज़म सवाती साहब ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म सवाती साहब आपका। आज़म सवाती साहब, सबसे पहले तो शुरू में यहाँ से करना चाहूँगी कि एक दफ़ा फिर से आप लोगों की जमात की जानिब से गद्दार की जो गर्दान जो है वो शुरू कर दी गई है। गंडापुर साहब जो है ना, वो गिलगित बल्तिस्तान में जो वहाँ जलसे कर रहे हैं, एक इलेक्शन के लिए एक अपनी कैंपेन चलाने की खातिर, आप समझते हैं कि रवैया दुरुस्त है? अपोजिशन को, उनके हामियों को, उनके कारकुनान को गद्दार कहना सिर्फ इसलिए कि आप जो है ना वहाँ पर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, आप लोगों के वोट हासिल करना चाहते हैं? क्या ये कोई अच्छी जो है ना वो ट्रेंड सेट किया जा रहा है? इस तरह तो हर कोई हर इलेक्शन में, हर कैंपेन में इस तरह उठकर कल को जो है ना आप लोगों को भी इस तरह कहेंगे अपोजिशन वाले? बीबी, मेरे लिए मुश्किल ये हो रहा है, मैं समझता था कि शायद मैंने कोई बात की है तो आप वो मुझसे पूछेंगी कि आपने क्यों की है। पार्टी का बयानिया, पार्टी तो अब मुझे नहीं, मेरी पहले गुजारिश सुने, मेरी गुजारिश सुन लें। बुनियादी बात यह है कि न मैंने सुना है और न मेरे पास इतना वक़्त है कि मैं देखूं कि वहाँ पे अली अमीन साहब ने क्या कहा है। यकीन करें कि अगर मैंने सुना होता और मुझे मालूम होता, मैं अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी होता हूँ, मैं करतारपुर गया हुआ था, लाहौर गया हुआ था, आज सारा दिन जो है बैक टू बैक मीटिंग थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हेड क्वार्टर में आ रहे हैं। इसी तरीके से जो बड़ी सेंसिटिव मिनिस्ट्री है, इसके अंदर जो मामलात थे मैं उसको देख रहा था, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने टीवी देखा है। अभी हमारे प्रोग्राम के थ्रू अगर आपको पता चल गया है तो आप इसकी मजम्मत करते हैं कि ये अच्छा ट्रेंड नहीं है? नहीं, मेरी पहले गुजारिश सुने ना। क्यों एक ये कोई नई रैयत नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जो है बातें होती थी, बाकायदा तौर पे जो है नवाज शरीफ साहब का जो है आप मुख्तलिफ प्रोग्राम देख लें, उसकी रिकॉर्डिंग देख लें, जरदारी साहब की देख लें, तो मुझे कोई नया पाकिस्तान का कोई मसला है तो उसकी जो है बात करें। क्या इस नए पाकिस्तान में महंगाई नहीं है? क्या इस नए पाकिस्तान में बेरोजगारी नहीं है? क्या इस नए पाकिस्तान अगर एदाद व शुमार जो है वो देखें, जो कुछ आप कहती हैं कि इसके अंदर महंगाई ज़रूर है, लेकिन उसकी वजूहात जो है ज़रा देख लें। जिस मुल्क के अंदर, आप ये सुन लें ज़रा, आपके नाजरीन भी जो है, मेरा ये ख्याल है कि मेरी इन संजीदा बातों से जो है फ़ायदा उठाएंगे। जिस मुल्क के अंदर मैक्सिमम आपका टैक्स 3.8 ट्रिलियन मैक्सिमम, मैं कहता हूँ, वो जमा हो, और इतनी अमाउंट जो है वो सूद की मद के अंदर जो है, जो पिछले कर्जे लिए उनकी मद के अंदर चली जाए, आप मुल्क की आर्मी को कैसे चलाएंगे? 60% सूबों को किस तरीके से देंगे? सारी अपनी फेडरल ब्यूरोक्रेसी को आप जो है किस तरीके से करेंगे? PSDP के लिए आप जो है फंड किस तरीके से देंगे? मुल्क में के अंदर जो है रिफॉर्म और नई माशरत और मईशत जो है, इसको किस तरीके से संवारेंगे? अगर आपकी टोटल तनख्वाह घर की 20,000 है और वो आपके कर्जे की सूद के अंदर जो है वो चला जाता है, तो घर को किस तरीके से जो है आप संभालेंगे? जाहिर है कि आप आमदनी जो है उसको जब तक आप ऊपर नहीं करते, आप दुनिया से भीख मांग कर मुल्क को जो है कतई नहीं चला सकते। उसके लिए जिन लोगों ने 30 साल हुकूमत की, ये मेरा ख्याल है उनका वतीरा था। अब हमें कम से कम जो है इतना मौका दें, 2.5 साल के अंदर जो है हमसे इन्हें पूछें कि हमने क्या किया है। हम तो कर्जे पे कर्जे ले रहे हैं ताकि उनका सूद और उनकी जो असल जर है
उसकी कम से कम अदायगी हो जाए, और अगले 6 महीने के सोचते हैं कि बाकी कहां से पैसे आएंगे, ताकि वो पुरानी गंदगी जो है उसको हम साफ करें। अगर यही जस्टिफिकेशन है, फिर कैबिनेट के इजलासों में वुज़रा को फटना नहीं चाहिए, वुज़रा को नाराजगी का इजहार नहीं करना चाहिए, वज़ीर आज़म से ये नहीं कहना चाहिए कि जब हम अपने हलकों में जाते हैं तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं, फिर उनको ये नहीं कहना चाहिए कि हुकूमत कुछ भी करे, महंगाई को एटलीस्ट कंट्रोल करे। एक आम आदमी की समझ से ये बाहर है, उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि हमने पिछले कर्जे लिए थे या आज का कर्जा है। हाँ। वो आज का कह रहे हैं कि महंगाई, और हम मानते हैं। हाँ। लेकिन अल्लाह के फजल से आपने देखा कि पिछले 10 दिन से कम से कम महंगाई जो नीचे हो रही है। मैं पंजाब में था, वहां पे जगह जगह जो है छापे मारे जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां थी वो अब हरकत में आ चुकी हैं। तो थोड़ा सा वक्त है, इंशाल्लाह ताला इस महंगाई के जो जिन निकला है इसको इंशाल्लाह ताला हम बंद करके रखेंगे, वरना कम से कम हम इस बात के जिम्मेदार होंगे कि इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। और उसमें वाहिद जो बात है वो ये है कि हमारी गवर्नेंस अच्छी नहीं थी। मैं आपको वाज़ेह तौर पे ये कह दूं और दयानतदारी से ये कहता हूं कि ये इस वक्त महंगाई बुनियादी मसला हमारी हुकूमत का है, और इसको खत्म करना, इसको जो है इस महंगाई को जो है इन्फ्लेशन, जो खासकर फूड इन्फ्लेशन है उसको नीचे ले आना, ये हमारा अव्वलीन फर्ज है। और गुड गवर्नेंस हम नहीं दे सकते अगर इसके ऊपर हमने काबू न। मैं आपको इंशाल्लाह ताला आपके प्रोग्राम में कहूंगा 2-3 हफ्ते, 1 महीना कम से कम हमें और दे दें। अच्छा। इंशाल्लाह देखें महंगाई कम होती है या नहीं होती। इसलिए कि सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे मसनूई किल्लत पैदा की गई है, होल्डिंग की गई है, जिसकी वजह से वो माफिया जो है ये फायदा उठा रहा है। और इंशाल्लाह ताला हम इसको आपको ठीक करके देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। चले 1 महीने का टाइम तय हो गया आजम सवाती साहब। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाती वफाकी वजीर बराए एंटी नारकोटिक्स में साथ थे, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको हम खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क भर में कोरोना फिर से फैलने लगा है और कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज़्यादा जो है वो तबाही का बायस बन सकती है। गुज़श्ता हफ्ते से कोरोना केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है और इसके फैलाव में दोबारा से जो है वो तेज़ी आ रही है, जिसकी वजह से NCOC ने मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगा दी हैं। इन पाबंदियों में 20 नवंबर से इंडोर शादियों की तकरीब मुनक़िद करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि आउटडोर तकरीब में 1000 अफराद तक की तकरीब जो है ये मुनक़िद की जा सकती है। इसके साथ अवामी मकामात पर मास्क ना पहनने वालों को जुर्माना करने का भी हुक्म दे दिया गया है। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के मजमूई जो केसेस हैं इनकी तादाद 3,43,179 है, जबकि 6,968 अफराद जो है ये जाँ बहक हो चुके हैं। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान में मुल्क में मजीद 816 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जबकि आज 13 अफराद और गुज़श्ता रोज़ 25 अफराद कोरोना का शिकार होकर जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों की जो सरगर्मियाँ हैं ये पूरे अरूज पर हैं और कोई भी सियासी जमात अपने जलसों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करती नज़र नहीं आ रही है। यही वजह है कि नून लीग के कैप्टन सफदर और पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा भी कोरोना का शिकार हो गए। एक तरफ हुकूमत कोरोना की दूसरी लहर के नफाज का ऐलान करते हुए पाबंदियां आयद कर रही है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े जलसे भी किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये दोहरा म्यार नहीं है कि सियासतदान खुद तो बड़े बड़े जलसे करें, जबकि आवाम को शादी हॉल्स में इंडोर तकरीबात मुनक़िद करने की भी इजाज़त नहीं है। हुकूमत जो है वो अपोजिशन के जलसों के जवाब में जलसे कर रही है, तो फिर आप आवाम को कैसे मना कर सकते हैं कि आप मजमे ना लगाएं और आप जो है वो एक जगह पर इकट्ठे ना हो बड़ी तादाद में। तो फिर कैसे जो है ना आवाम हुकूमत की जो SOPs की जो बातें हैं और जो हुकूमत का एक सो कॉल्ड ऑर्डर आप इसको कह लें, कैसे फिर आवाम जो है इसको संजीदगी से लेगी। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहिबा, इसमें तो कोई शक नहीं है केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी लहर जिसके खदशात पहले से जाहिर किए जा रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा जो रफ्तार जो है उससे तेज़ी से केसेस बढ़े, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ NCOC की मीटिंग में बड़े बड़े फैसले होते हैं
कहा जाता है जो मास्क नहीं लगाएगा उसको जुर्माना होगा, शादियों पे पाबंदियां लग रही हैं, कारोबार जो है ना वो ज़ाहिर सरगर्मियां हर तरह से महदूद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े जलसे चाहे ऑपोजिशन के हों चाहे आप लोगों के हों, अभी रिसेंटली सवात में और जो हाफिजाबाद में भी जलसा किया, बड़ी तादाद में पीटीआई के लोग उसमें शामिल थे, तो कैसे आप लोग मना कर सकते हैं लोगों को? फिर कैसे लोग इस सेंसिटिविटी को समझेंगे जब हुकूमत खुद ही संजीदा नहीं लेगी इसको? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं वो एक सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हो सकती हैं अगर एसओपीज के ऊपर अमल दरामद ना किया जाए। तो ये पब्लिक गैदरिंग्स को जस्टिफाई करना तो मैं समझती हूँ कि मुनासिब नहीं है। पब्लिक गैदरिंग्स बिल्कुल इस ऐसे टाइम के ऊपर पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए। पर अभी एक ट्रेंड इस वक्त सियासी माहौल इस तरह का बना हुआ है कि जिसके अंदर ऑपोजिशन भी उन्होंने इस ट्रेंड को स्टार्ट किया है। और हाफिजाबाद में तो ये था कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक DHQ हॉस्पिटल का इफ्तिताह करना था, साथ एक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखना था, तो इसलिए वो हाफिजाबाद गए थे। तो उस लेकिन जलसा भी हो गया और इतना बड़ा जलसा हो गया, हुकूमत को तो मेजॉरिटी का सबूत देना चाहिए। जी, मैं जलसों को बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगी, ये नहीं होने चाहिए। और मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई मुस्बित पॉलिसी सामने आएगी। पर असल बात यह है कि जब इस किस्म की कोई पॉलिसी सामने लाने की कोशिश करते हैं तो ऑपोजिशन की तरफ से सख्त रेजिस्टेंस आती है और वो कहते हैं कि आप लोग सिर्फ कोरोना का शोर इसलिए मचा रहे हैं कि आप हमारे जलसे बंद कराना चाहते हैं। तो ये टू वे अप्रोच इसकी होनी चाहिए कि सारे लोग पाकिस्तानी हैं, सबको इस चीज़ को समझना चाहिए। और अगर आने वाले दिनों में कोई पॉलिसी सामने आती है पब्लिक गैदरिंग्स को बैन करने के लिए तो सबको इसमें कोऑपरेट करना चाहिए और हुकूमत भी डेफिनेटली जो है वो इसके ऊपर। मुझे लगता है ये पाबंदी हुकूमत लगाएगी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद। जी जब अब उसका तो बस अब 4-5 दिन रह गए हैं उसके, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इन जगहों पे जहाँ पे पब्लिक जलसे गैदरिंग्स हो रही हैं वहाँ पे एक तादाद में इजाफा नज़र आता है, तो डेफिनेटली पॉलिसीज़ को रिवाइज करना पड़ेगा और इनकी रोशनी में नई पॉलिसीज़, ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ जो हैं वो लानी पड़ेगी। किन शहरों में आपके पास क्या डाटा है, किन शहरों में केसेस बढ़ने की जो रेशो है वो ज़्यादा है? देखिए जी, जो बड़े शहर हैं वहाँ पर केसेस डेफिनेटली ज़्यादा हैं। पंजाब में अगर हम देखें तो गुजरांवाला है, लाहौर है, यहाँ पर ज़्यादा है। इस वक्त हाईएस्ट रेट जो है वो हैदराबाद में है जहाँ पे 16% को एक्सीड कर गया है जो इन्फेक्टिविटी रेट है यहाँ पे। बस मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगी कि हम लोगों को इस चीज़ को समझना है कि ये कोरोना जो है ये अब कुछ अरसा जो है ये दुनिया में रहेगा और इसकी वजह से पूरी दुनिया या पूरा कोई मुल्क जो है वो लॉकडाउन होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपको टोटली लाइफ आप क्लोज डाउन नहीं कर सकते। लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा कि हम लोगों ने अब इस वायरस के साथ जीना सीखना है, हमने अपनी तर्ज जिंदगी को बदलना है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में दोबारा लॉकडाउन की सिचुएशन में हम जा सकते हैं? देखिए, नेशनल लॉकडाउन जो है, टोटल लॉकडाउन तो प्राइम मिनिस्टर साहब डे 1 से उसके फेवर में नहीं है। मगर ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है इनका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जाएगा। जो डेटा भी NCOC के पास डेली बेसिस के ऊपर आता है उसकी रोशनी में हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उन एरिया को क्लोज डाउन किया जा रहा है। तो स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा कार जो है वो मजीद, जैसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में 4000 से ज्यादा जगह जो है वो लॉकडाउन वहां पर उन स्पॉट्स पे हुआ है, तो इसका दायरा कार बढ़ाया जा सकता है। मगर नेशनल लॉकडाउन की कोई पॉलिसी भी इस वक्त कंसिडरेशन में बहुत बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा मेरे साथ थी। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। 3 नवंबर को होने वाले अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन 270 से ज़्यादा इलेक्टोरल वोट हासिल करके अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन ये भी गैर हतमी नताइज है जिसके बाद जो बाइडन 290 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कहा जा रहा है कामयाब हो जाएंगे, जबकि ट्रंप ने 214 वोट ही हासिल किए हैं। चंद रियासतों में वोटों की गिनती अभी भी जारी है। नताइज का जो हतमी ऐलान है, अनाउंसमेंट है, ये अगले महीने दिसंबर में होगी, जबकि जो बाइडन 20 जनवरी 2021 को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक
इन इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं किया है। अमरीकी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ अदालतों से भी रुजू कर रखा है, जिन पर अमरीका में जो है ना वो आज समाअत भी होनी है। जबकि सदर ट्रंप ने बगैर किसी सबूत के ये दावा किया है कि मुतअद्दिद रियासतों में वोटों की गिनती के दौरान बेकायदगियाँ हुई हैं और इन रियासतों में बाइडन और उनके दरमियान कांटे का मुकाबला था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा कि ये इलेक्शन अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक अब यह मुमकिन नहीं है कि सदर ट्रंप इलेक्टोरल वोटों के इस फ़र्क को पूरा करते हुए ये इलेक्शन जीत सकें। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नाकामी को बाकायदा तौर पर तस्लीम नहीं किया तो वो अमरीका में एक सदी से भी ज़्यादा अरसा पुरानी इस रवायत को तोड़ देंगे, जिसके तहत हर हारा हुआ सदारती उम्मीदवार जो है ये अपनी शिकस्त को तस्लीम करता है, जबकि जो बाइडन की फतह तस्लीम करने या ना करने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सदर ट्रंप को हर हाल में अपने ओहदे सदारत ख़त्म होने पर वाइट हाउस को खाली करना ही होगा। जबकि जो बाइडन ने अपनी कामयाबी के बाद अपने खिताब में ही कहा कि इलेक्शन की वजह से अमरीकी आवाम में वाज़ेह तकसीम पैदा हो गई थी, लेकिन अब इस दाखिली सियासी तकसीम पर काबू पाते हुए दोबारा से मुत्तहद होने का वक्त आ गया है। कामयाब होने वाले उम्मीदवार जो बाइडन ने हुकूमत मिलने के बाद अपनी जो तरजीहात हैं इनको वाज़ेह किया है। इस हवाले से एक वेबसाइट भी बनाई गई है जिसे बाइडन हैरिस सदारती मुंतकली का नाम दिया गया है। इस वेबसाइट के मुताबिक इक़्तिदार संभालने के बाद जो बाइडन और हैरिस की तरजीहात में नस्ली मसावात का फ़रोग़, कामयाबी के मौक़े, कौम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली के बहरान से नंबरदाज़मा होना शामिल है। जबकि जो बाइडन के मंसूबे में बाज़ मुस्लिम ममालिक पर आयद सफरी जो पाबंदियाँ थी उनको उठाना और बचपन में गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने वाले अफराद को अमरीका में क़याम के प्रोग्राम की बहाली भी शामिल है। जबकि आलमी सतह पर ईरान, चाइना, इजराइल और ख़ासकर अफ़गान पीस प्रोसेस से मुतालिक जो बाइडन की हिकमत अमली जो है ये क्या होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी। जबकि आज हम अमरीका से ही अहम खबर ये आई है कि अमरीका की फेज़र इनकॉर्पोरेशन और जर्मनी की बायोटेक एसी की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तैयार होने वाली वैक्सीन हज़ारों रज़ाकारों में 90% से ज़ायद इन्फेक्शन को रोकने में कामयाब हो रही है। सदर ट्रंप ने इस हवाले से ट्वीट भी की है। अब सवाल ये है कि अमरीकी इंतखाबी नताइज आते साथ ही कोरोना की वैक्सीन का मंज़र आम पर आ जाना, क्या इनका आपस में कोई कहा जा सकता है कोई लेना देना है इन दोनों चीज़ों का? टाइमिंग कितनी अहम है ये मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यकीनन अभी सेलिब्रेशन चल रही होंगी। इस्लाम बहुत जी सेलिब्रेशन नहीं, इतनी कोई सेलिब्रेशन नहीं चल रही जितनी चलनी चाहिए थी, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी स्ट्रांगली बिलीव करती है जी सोशल डिस्टेंसिंग पे। तो इसके ऊपर कोई खातर खा जैसे विक्ट्री पार्टीज वगैरह होती हैं, कुछ लोगों ने आउटडोर हल्का फुल्के मामलात रखे हैं, लेकिन नथिंग सिग्निफिकेंट। तो बल्कि हमें तो ठीक ठाक किस्म की वो हो रही है कि इतनी मेहनत के बाद एक जो खुशी मिली है तो उसको वी वांट टू गेट टुगेदर, बट लेकिन यह है कि अभी इसका कोई फिलहाल कोई आइडिया नहीं। सब लोग अपने अपने घरों से बैठ के काम कर रहे हैं। इवन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट इज स्टिल अपने घर पे बैठे हुए हैं, और वहीं से थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस अपनी टीम और ट्रांजिशन टीम उन सब लोगों से उनका जो राब्ता है, तो कोई भी यानी कह लेना कि अभी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि हमारी पूरी पार्टी के अंदर सम पीपल दे रियली वांट टू एवरीबॉडी गेट टुगेदर कि डीसी पे चले जाएं, कहाँ पे चले जाएं। तो नहीं, ऐसी एज सच सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन लोग अपने अपने तौर पे एक रिलीफ समझते हैं पूरी कंट्री के अंदर, और वो एक नया दिन तुलू होता देख रहे हैं। और 4 साल की जो डार्कनेस थी उससे वो बड़े मतलब एक शुक्र अदा कर रहे हैं कि एक चीज, क्योंकि एक और 4 साल का। अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं कि बाइडन की जो जीत है ये उनकी पॉलिसीज की वजह से है, या ये कहा जा रहा है एंटी ट्रंप वोट जो है ना वो ज़्यादा पड़ा है, लोग नहीं चाहते थे ट्रंप आए, तो उस गुस्से का इजहार है जो बाइडन के लिए जो बड़ा सूदमंद साबित हुआ है? इज इट ट्रू? जी देखिए, इसमें मिक्स ऑफ एवरीथिंग है। पहली बात तो ये है कि एक शख्स जो दुनिया में हर शख्स को, दूसरे बंदे को जो उस जैसा नहीं नजर आता उसके वो खिलाफ है, और वो जो खिलाफ है वो भी कोई डिप्लोमेसी के मामलात नहीं है कि भी चलो आप दिल में रख लो। वो ओपनली मतलब गालियां दे रहा है, मॉकिंग कर रहा है, और उनको उठा के फेंकने की बातें कर रहा है। और ये वो लोग हैं जो सालों साल से उन्होंने इस मुल्क की तरक्की के अंदर हाथ उनका है।
तो वो एक तो नापसंदगी जो थी, उनकी जुबान जो थी, वो सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। फिर उनकी पॉलिसीज भी एज सच, कोई इमिग्रेंट्स को बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ था उन्होंने पूरे 4 साल के अंदर। इतना स्लो प्रोसेस चल रहा था कि आई मीन वो फैमिलीज पुट टुगेदर करने का जो अमेरिका का एक इमिग्रेशन पॉलिसी जो अमेरिका की हमेशा बेस होती थी कि फैमिलीज को पुट टुगेदर किया जाए। इन्होंने बिल्कुल उसको फैमिलीज को सेपरेट करने में यानी 180 डिग्री का उसके अंदर जो चेंज आई थी ना, तो वो है। उसके बाद रिस्पेक्ट का कोई लेवल नहीं था। एक तो रिस्पेक्ट होती है ना कि पार्टी टू पार्टी एक दूसरे के साथ, अपनी ही पार्टी के अंदर उन्होंने 400 डिवीजन कर दी थी। आप देखें कि बहुत सारे सेनेटर, कांग्रेसमैन रिपब्लिकन साइड से वो बोले या ना बोले, वो खुश हैं कि भाई ये रिपब्लिकन पार्टी का हशर कर दिया था इन्होंने। तो दे ऑल एवरीबॉडी इन व्हाटएवर कैपेसिटी ही इज थिंकिंग दैट इट इज अ रिलीफ। तो ये थी। उसके बाद जो बाइडेन की जो पॉलिसीज हैं बेसिकली, ये मैं जरूर बोलूंगा, ये इलेक्शन इस पे ना तो इतना फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कशन हुई। हाँ, मैं इस पे बारी बारी आपसे बात करती हूँ। जैसा कि ट्रम्प जो है हार्डलाइनर प्रेसिडेंट रहे हैं, पूरी दुनिया ये जानती है, और अमरीकी इंतखाबात का, इलेक्शंस का पूरी दुनिया पर असर होता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान का भी इसमें एक बड़ा कंसर्न होता है। लेकिन एक जो चीज़ के एक बड़ा क्लियर स्टैंस है बाइडेन का, आप लोगों की पार्टी का, ह्यूमन राइट्स को लेकर, फिर मुसलमानों को लेकर बाइडेन की जो वीडियो सामने आई बड़ा अप्रिशिएट किया गया। पाकिस्तान के हवाले से ताल्लुकात में कोई ख़ास चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी? ऑल्दो के प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बड़ी अच्छी बातचीत और बड़ा पॉजिटिव एक एटीट्यूड रहा है पहले के मुकाबले में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प इक़्तिदार में आए। आप लोगों की पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान कोई ख़ास चेंज लेके आएंगे आप लोग? देखिए, जैसे आपने कहा ना कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ट्रंप से एक ताल्लुक रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जिस लेवल तक भी ट्रंप के साथ एक ताल्लुक था, उससे मेरा ख्याल काफ़ी ज़्यादा उनका एक रिलेशनशिप जो बाइडेन के साथ पुराना मौजूद है। 2008 और उससे पहले की उनकी मुलाकातें हैं, और बाकायदा सिट डाउन 2-2 घंटे की मुलाकातें हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का स्टैंड क्या है। ही वेरी वेल अंडरस्टैंड। और जब भी मेरी 2 दफ़ा मुलाकात में उन्होंने यही कि करप्शन के खिलाफ जो इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज, उसकी बड़ी तारीफ की उन्होंने। तो ही नोज। दूसरी चीज़ यह कि बाइडेन इज़ द सेम गाय जिसको पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के सिलसिले में हलाले पाकिस्तान का अवार्ड दिया हुआ है। तो ये दिस इज द सेकंड और मे बी द हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली किसी ऐसे शख्स को दिया जाएगा जिसको आप मुखलिस समझते होंगे अपनी कंट्री के साथ। उसके बाद एक प्रॉपर डिप्लोमेसी जो 50, 60, 70 ईयर में क्रिएट हुई थी, जिसके अंदर एक दूसरे को हम जानते थे, पहचानते थे, पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करते थे, हम उसी ट्रैक के ऊपर वापस जाएंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। डेमोक्रेट ताहिर जावेद मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। वजारत ख़ारजा FATF के हवाले से आइंदा 2 महीनों में अहम इकदाम करने जा रही है। वो क्या इकदाम होंगे इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे अभी। लेकिन आम खबर यह है कि वजारत ख़ारजा ने FATF की सिफारिशात पर फ़ौरी अमल दरामद के लिए वफाकी हुकूमत से बड़ा इख्तियार मांग लिया है। वजारत ख़ारजा चाहती है कि कलदम तंजीमों और शख्सियात पर फ़ौरी पाबंदी और असासाजात की ज़ाब्तगी के इख्तियारात वफाकी काबीना से लेकर वजारत ख़ारजा को दिए जाएँ, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट के तहत बाज़ सिफारिशात पर चंद घंटों में अमल दरामद होना ज़रूरी है। वजारत ख़ारजा ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद समरी काबीना कमेटी को इरसाल कर दी गई है। क्या वफाकी काबीना ये इख्तियारात वजारत ख़ारजा को देगी और क्या ये FATF की शराइत में से एक शर्त है? दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह है कि वफाकी काबीना ने वजारत ख़जाना के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद साहिली इलाकों के सर्वे के लिए इजाफी फ़ंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस मामले पर वजारत ख़जाना का मौक़िफ़ उन्होंने क्या इख्तियार किया है कि वजारत बहरी उमूर ने अपने मुख्तस शुदा जो उनका बजट था उनसे सर्वे करवाए, क्योंकि वजारत ख़जाना के पास सर्वे के लिए फ़ंड्स दस्तयाब नहीं, जबकि इस मरहले पर इजाफी फ़ंड्स की दरख्वास्त भी मंजूर नहीं की जा सकती, क्योंकि फ़ंड्स मुख्तस करने का जो मरहला ये पहले ही मुकम्मल हो चुका है, जिसकी कौमी असम्बली की से मंजूरी दी जा चुकी है। लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वफाकी काबीना ने 190 मिलियन रुपए वजारत बहरी उमूर को जारी करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से
वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी की साहिली इलाकों पर गैर मामूली दिलचस्पी की वजह से एंटी स्मगलिंग कमेटी का कन्वीनियर भी मुकर्रर किया गया है, जबकि इससे पहले वजारत दिफा की मुखालफत और सिक्योरिटी ख़तरात के बावजूद वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के इसरार पर पोर्ट कासिम पर 2 LNG टर्मिनल्स की तामीर की मंजूरी भी दी गई थी। सवाल यह है कि मामला कोई भी हो, वफाकी काबीना इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद फ़ैसला अली ज़ैदी के हक़ में क्यों सुना देती है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है सुहेल इकबाल भट्टी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, कलअदम तंजीमों के मुतालिक जो फ़ैसले होते हैं ये इंटीरियर मिनिस्ट्री ज़ाहिर है इसको देखती है, लेकिन ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो फॉरेन मिनिस्ट्री करना चाहती है और वो काबीना से इसकी इजाज़त मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि काबीना से निकल कर ये मामला वज़ारत ख़ारजा अपने पास ले ले? शाज़िया, मामला ये है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बहुत कोशिशें करना पड़ी, बहुत से इक़दाम करना पड़े, चूँकि जो एक चेक लिस्ट थी 27 पॉइंट्स थे, जिसमें से तकरीबन 21 पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान अमल कर चुका है। उन FATF की शराइत की वजह से पाकिस्तान के अंदर आम लोगों को, कारोबारी शख्सियात को अचानक जो उनके ऊपर पाबंदियाँ आयद की गई, सिस्टम को टाइट किया गया, बहुत से मुश्किलात का सामना भी रहा। लेकिन अक्टूबर के अंदर जो आखिरी जो उन्होंने रिव्यू किया FATF ने, उसमें उन्होंने कहा जी नहीं, 6 नुकात पर मजीद अमल दरामद होना बाकी है, लिहाजा फरवरी 2021 में हम दोबारा जायज़ा लेंगे, इन नुकात पर भी अमल होना चाहिए। अब उसके बाद तमाम पाकिस्तानी हुकाम जिन्होंने पहले भी मिलकर FATF की शराइत पर पूरा उतरने के लिए कंक्रीट प्लान बनाया, उसके ऊपर अमल दरामद किया और उसके ऊपर काफ़ी हद तक FATF के रुकन ममालिक को मुतमईन किया। लेकिन अब एक बड़ा चैलेंज मौजूद है कि पाकिस्तान हर सूरत में फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट से निकलना चाहता है, जिसकी रोशनी में अब एक ऐसा रोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आने वाले दिनों में, जो कि वजारत खारजा के पास होगा, जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर पाबंदी आयद करना, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल एक्ट की रोशनी में वजारत खारजा ने उसके अंदर लीड रोल प्ले करना है, उनके असासों को जब्त करना, उन्हें ब्लैक लिस्ट करना, किसी भी तंजीम को, ये भी शर्त FATF ने रखी है? FATF उन्हें कोई डायरेक्शन दे, ये शर्त भी FATF ने रखी है? जी बिल्कुल, उनकी शर्त जी, ये उनकी शर्त में शामिल है। और हैरान कुन तौर के ऊपर ये शर्त इस सूरत हाल में है कि आपके पास जैसे ही ये सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से कोई डायरेक्शन पहुंचती है तो विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। अब वजारत खारजा ने बिलखुसूस वजीर खारजा शाहिद कुरैशी साहब ने इस मामले का जायजा लिया और उसके बाद सेक्रेटरी खारजा ने अब समरी एक अरसाल की है कैबिनेट कमेटी को, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो इख्तियार जो वफाकी काबीना एक्सरसाइज करती है FATF की सिफारिशात पर अमल दरामद करने के सिलसिले में, हमारे पास वक्त नहीं है और आने वाले दिनों में बहुत अहम इकदामात होना है, लिहाजा वफाकी काबीना अपना इख्तियार वजारत खारजा को सौंप दे। जैसे ही अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल या FATF की जानिब से हमें कोई नई शराइत मिले, किसी शख्सियत को, किसी तंजीम को, किसी इदारे को वो ब्लैक लिस्ट करें या उनके अकाउंट को सीज करें, कल कैबिनेट इजलास में ये फैसला हो जाएगा, तो कैबिनेट कल मंजूरी देगी SRO नहीं, इसका कल कैबिनेट में ये मामला नहीं आएगा, पहले ये मामला जाएगा कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव केसेस। वहां पर जाएगा, जो कि काबीना की एक ज़ेली कमेटी है, वो इसकी कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद इम्कान इस बात का है जिस लेवल के ऊपर इसको परसू किया जा रहा है, वफाकी काबीना अपना ये इख्तियार सरेंडर कर देगी इन दी फेवर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और उसके बाद वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा इस वफाकी काबीना के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे इकदाम करेंगे जो कि FATF के रिमेनिंग 7 पॉइंट्स के ऊपर मनोन अमल दरामद करने के लिए उठाए जाना है। तो क्विक रिकवरी के लिए, क्विक एक्शन के लिए ये इख्तियार वफाकी काबीना से वज़ारत खारजा को तफवीज़ किया जा रहा है। लगता ये है कि अली ज़ैदी साहब बड़ा होल्ड रखते हैं, कोई भी उन्होंने काम लेना होता है, करवाना होता है, उसकी मंजूरी पहले दी भी गई हुई, अगर नहीं भी दी गई होती लेकिन वो मंजूरी ले लेते हैं तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद। क्या वजह है इसकी कि वफाकी काबीना ने वज़ारत ख़ज़ाना के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद साहिली इलाकों के सर्वे के लिए इजाफी फंड्स जारी कर दिए हैं? शाज़िया, ये भी एक बड़ा परेशान कुन अमर है किसी भी एक मिनिस्टर को अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए अपनी चीज़ों की अप्रूवल के लिए एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन जो फेडरल कैबिनेट का एक कंसेप्ट है जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, जहाँ पे मेरिट, जहाँ पे इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड को मेक श्योर करना होता है, वो हम देखते हैं कि अली ज़ैदी साहब को उस मामले के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो एज हासिल करते हैं, जो कि बहुत से अब मसाइल का भी बाइस बनता जा रहा है।
रिसेंटली भी एक एग्जांपल मैं दूंगा, लेकिन इससे पहले बताता जाऊं कि साहिब अली जैदी साहब का आपको याद होगा जो एक आइलैंड अथॉरिटी कायम की गई, उसके अंदर उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट था। यहां तक कि जब वफाकी काबीना ने मंजूरी दी थी, सूबे से भी सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुशावरत ना की गई, बल्कि यहां तक उन्होंने लिखवाया, वफाकी काबीना ने मंजूरी दी और ये लिखवाया गया कि इस फैसले के मिनट जारी होने से पहले ही आइलैंड अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर दी जाए, और उसके साथ जो कुछ हुआ आज हम देख रहे हैं। उसके बाद अब वो साहिली इलाकों के अंदर उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो उन साहिली इलाकों का सर्वे करवाना चाहते थे। इंटेंशन उनकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो मुतलका वजारतों के प्राइम मिनिस्टर उनकी बात को एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेटेज देते हैं, वो मुतलका वजारतों के तहफ़्फ़ुज़ात को बिल्डोज करवा देते हैं। वजारत खजाना से कहा गया कि हमें 190 मिलियन रुपए चाहिए, हमने सर्वे करवाना है। वजारत खजाना ने मुखालफत की कि ये आप अपने जो आपका बजट है उससे मुख्तस कीजिए, चूंकि हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, और जो आपका बजट था वो कौमी असम्बली से पहले ही मंजूर हो चुका, लिहाजा हम उसकी मंजूरी नहीं दे सकते। लेकिन तमाम उनकी ऑब्जर्वेशन को बाईपास करके बिल्डोज करके अप्रूवल हासिल कर ली गई है। तीसरा मामला, वज़ारत दिफा की तहरीरी मुखालफत के बावजूद अली जैदी साहब ने पोर्ट कासिम में मुमकिन सिक्योरिटी खतरात को बलायताक रखते हुए 2 LNG टर्मिनल की मंजूरी हासिल की थी। बहुत ज्यादा खदशात थे और एक्सपर्ट्स भी परेशान थे कि अली जैदी साहब के इसरार के ऊपर अल्टीमेटली वजारत दिफा ने भी वन टाइम एक रिलैक्सेशन का मुजाहरा करते हुए वहां पर 2 टर्मिनल तामीर करने की इजाजत दे दी। लेकिन अब हुआ क्या है, उनमें से फिर एक अगले प्रोग्राम में आपको इस एक्स्ट्रा फेवर की जो खास फेवर मिलती है अली जैदी साहब को, इसकी वजूहात ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है। सोहेल जी बिल्कुल, वो जरूर करेंगे, और इसके साथ एक पॉइंट मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा वक्त की किल्लत को सामने रखते हुए। हमने 22 अक्टूबर को एक स्टोरी ब्रेक की थी कि वफाकी हुकूमत वापडा की तर्ज के ऊपर गैस कंपनियों को अनबंडल करने जा रही है और बड़ी रिजेंटमेंट है। मुल्क भर के अंदर इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं, और कल कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के अंदर वो मामला भी हमें पता चला कि टेकअप कर लिया गया है। वहां पर गैस कंपनियों को बंटवारा करने का अगेन प्लान, कल एक प्लान मुरतब किया जाएगा, जहां पर वजारत सनत और पैदावार ने भी कहा है कि पेप्को के साथ माजी में हुआ जो वापडा को अनबंडल किया गया और जो पूरा पावर सेक्टर कोलैप्स कर चुका है, गैस के शोबे के अंदर ये कदम उठाते वक्त इस मामले को मद्देनजर रखना चाहिए। अब कल देखना होगा क्या फैसला करते हैं। पूरी मुल्क के अंदर इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं और वापडा की तरफ के ऊपर वफाकी हुकूमत अनबंडलिंग की तरफ बढ़ रही है, लेकिन कंसर्न को देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चीफ इस्लामाबाद सोहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।